हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का हम लोग सिक्स्थ स्टैंडर्ड का हम लोग बात कर रहे हैं और ज्योग्राफी का जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां जिसको हम लोग कहते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास नहीं होता है। अब हम लोग देखें कि पृथ्वी पृथ्वी का जो मोशन होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, दूसरा जो हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन और रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। तो पृथ्वी जो है इस तरह से इसका दो मूवमेंट होता है। रोटेशन जो होता है हमेशा अपने एक्सिस के बियॉन्ड ही होता है। रोटेशन जो होता है, अगर ये एक्सिस है तो इसी के चारों तरफ अपने इसी यही इसका कक्ष होगा, इसी के आसपास में ये घूमेगा, अपने एक्सिस को एक केंद्र बिंदु मान के उसी के चारों तरफ घूमेगा। ये हो गया रोटेशन। और दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण, तो ये हो जाता है कि सन यहाँ पे है और इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। ठीक है, सन के मैंने किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। पृथ्वी की घूर्णन गति का हमें आभास नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण गति में निरंतरता होती है। ठीक है, इसी वजह से हमें पता नहीं चलता है कि पृथ्वी घूमता है, क्योंकि बहुत माइंड में आपके सवाल आएगा कि अगर पृथ्वी घूमता तो हम लोग को पता क्यों नहीं चलता है, हम लोग को चक्कर क्यों नहीं आता, हम लोग गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो इसका मेन वजह है कि जब कंटिन्यू या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसमें एक चीज को बताया गया, तो जब एक कंटिन्यूटी में जब मूव करते रहता है तब आपको इसका एहसास, इसका आभास नहीं होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और उसके साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी घूमती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देते हैं इस बात को कैसे प्रूफ मान लें, तो पृथ्वी अपनी धुरी पे अगर नहीं घूमती तो एक हिस्से पे हमेशा दिन रहता और दूसरे हिस्से पे हमेशा रात रहती। तो मान लीजिए ऊपर में ये हमारा सन है, अगर पृथ्वी यहीं पे रहती, यहाँ पर ही अगर पृथ्वी रहती, तब तो इसी क्षेत्र में ही सिर्फ धूप रहता, इसको ऊपर वाला क्षेत्र में ही धूप रहता, यानी दिन रहता। सूरज की रोशनी तो दूसरा दूसरा हाफ में तो पहुंचता नहीं, तो इस क्षेत्र के जितने देश हैं जो दक्षिणी गोलार्ध के, वो सब तो अंधेरा में हो जाते। इससे ये साफ पता चलता है कि इसका मतलब ये जो है ये पोर्शन फिर कभी न कभी ऊपर जाता है और ऊपर का पोर्शन नीचे आता है। तो ये हमारा रोटेशन हो गया, इसी को रोटेशन कहा गया है। ठीक है, तो रोटेशन का मतलब क्या हो गया कि ये 23 घंटा 24 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में ये रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि 24 घंटा में दिन और रात हो जाता है। 12 घंटा लगभग दिन और 12 घंटा लगभग रात का हो जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है, जो सीजन चेंज होता है, मौसम में बदलाव आता है। इन सभी प्रमाण से सिद्ध होता है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पे लगातार घूमती रहती है और ये इसका अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन हो गया। इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा पृथ्वी की गतियों को समझते हैं। तो पृथ्वी अपने कक्ष पे जो घूमता है उसी को घूर्णन कहते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रोटेशन। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, रिवॉल्यूशन। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा गया परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है और सूर्य की ओर जो भाग होता है वहां पे दिन होता है और बाकी जगह पे रात हो जाता है। पृथ्वी की गतियां में हम लोग चौथा पॉइंट पे देखें तो ग्लोब पर जो वृत्त होता है जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पे चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी के दिन कहा जाता है या पृथ्वी का दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी एक वर्ष में
यानी लगभग 365 दिन और 365 और 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेती है। इसी कारण जो बचा हुआ समय है वो 4 वर्ष में अगर हम लोग उसको जोड़ेंगे तो 1 दिन और बढ़ जाता है। मतलब इसको हम लोग अगर रिवॉल्यूशन की बात करें, रिवॉल्यूशन, तो ये हमारा हो गया 365 दिन और हो गया 6 घंटे। 365 दिन हो गया 6 घंटे। अब चूंकि एक साल में 365 दिन 6 घंटा, दूसरा साल में 365 दिन 6 घंटा, सेम चीज हो जाएगा। 3 साल में 365 दिन 6 घंटा, 4 साल में 365 दिन 6 घंटा। तो देखेंगे ये 6 घंटा, ये 6 घंटा, ये 6 घंटा, ये 6 घंटा मिलके हो गया 6 गुना 4 बराबर हो गया 24, यानी एक दिन बढ़ जाता है। इसी कारण कहते हैं कि प्रत्येक 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है। और वो दिन कितना दिन का हो जाता है? वो हो जाता है 366 दिन का। और इसी को कहा गया है लीप वर्ष। ठीक है, इसी को लीप वर्ष कहा गया है। और ये फरवरी का जो है, इसमें फरवरी 28 के बदला ये हो जाता है 29 दिन का। तो ये बेसिकली रिवॉल्यूशन यानी हम लोग परिक्रमण काल को हम लोग समझ। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतु में बांटा जाता है, जिसमें हो गया गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। ये 4 ऋतु में बांटा जाता है। और ऋतु में परिवर्तन जो होता है क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है, जिसकी वजह से इसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि पृथ्वी की 2 तरह की गतियां होती है। एक हो गया घूर्णन की दैनिक गति और दूसरा हो गया परिक्रमण या वार्षिक गति। तो हम लोग ये 2 तरह की गति को हम लोग यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर दिशा में घूमता है, लट्टू के समान घूमता है। पृथ्वी अपने कक्ष पे पश्चिम से पूरब घूमते हुए 23 घंटा 56 मिनट में चक्कर पूरा करता है, जो लगभग हम लोग 24 घंटा मान के चलते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष पे घूमने को जो घूर्णन गति उसको कहते हैं, उसको दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में घूर्णन के कारण दिन रात होता है, वही चीज है जो हम लोग पहले पढ़े। सूर्य के चारों पृथ्वी के जो घूर्णन होता है उसी को कहते हैं परिक्रमण, यानी पृथ्वी की वार्षिक गति इसको कहते हैं। रिवॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं परिक्रमण, इसको हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ष में अपना पूरा पीरियड जो है पार कर जाता है, पूरा कंप्लीट करता है। तो इसी कारण इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दिन रात का छोटा बड़ा होता है और ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा को एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में होती है और ये कभी सूर्य के नजदीक आ जाता है तो कभी सूर्य के दूर चला जाता है। ठीक है, ये हमारा, हम लोग अगर इसको ऑर्बिट इस तरह से मान के चलो, तो यहाँ पर अगर सन है तो स्वाभाविक अगर अर्थ यहाँ पे पहुंच गया तो नजदीक हो गया, अर्थ यहाँ पे पहुंच गया तो ये दूर हो गया। तो ये हो गया हमारा दीर्घवृत्ताकार कक्ष, इसी को कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। दीर्घवृत्ताकार कक्ष होने के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हुए 4 जुलाई को अगर हम लोग देखें तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर चला जाता है, यानी अर्थ और सन के बीच में काफी डिस्टेंसेस हो जाता है। मैक्सिमम कहा जाता है डिस्टेंस, इसी को कहते हैं अफेलियन। इसको हिंदी में कहते हैं अपसौर, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। अब यही 3 जनवरी की बात करें, 3 जनवरी में जस्ट उल्टा हो जाता है। 3 जनवरी में हो जाता है अर्थ और सन काफी नजदीक हो जाता है, जिसमें हमारा हो जाता है मिनिमम डिस्टेंस हो जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के अत्यधिक नजदीक पहुंच जाता है और पृथ्वी के इसी कंडीशन को कहा जाता है पेरीहिलियन, जिसको हम लोग कहते हैं उपसौर। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बेसिकली यही सबसे पूछा जाता है, 4 जुलाई 3 जनवरी को क्या हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पेरिहिलियन और अपेहिलियन की बात किया गया है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है और उसी को चौथे वर्ष में जोड़ के हो जाता है 366 दिन, जिसको कि लीप वर्ष भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कहा जाता है समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस कहा जाता है।
तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का रोशनी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे दिन बड़ा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की तरफ हम लोग इसको देखेंगे, हम लोग आगे हम लोग इसको समझेंगे। ये हमारा सन हो गया। तो अर्थ जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो इस तरह से घुमा हुआ, तो इस एरिया में जो है सन डायरेक्ट हिट करता है। ठीक है, अब इस एरिया में शैडो हो जाता है। तो इधर का एरिया में जो जहाँ पे डायरेक्ट हिट आया है, यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो गया। तो सूर्य की तरफ ही ये देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है ये सूर्य की तरफ ही झुका हुआ है, जिसके कारण सूर्य की किरण जो है सीधे कर्क रेखा पे पड़ती है। कर्क रेखा पे पड़ती है, यानी हमारे नदर्न हेमिस्फीयर का जो हमारा है 23.5 डिग्री, तो वहां पे कर्क रेखा पे पड़ती है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में बड़े भाग में सूर्य की रोशनी मिलती है, और विषुवत के उत्तरी भाग में यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, ये हो गया 21 जून। और इसमें क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और इस अवस्था को कहते हैं समर सोलिस्टिस। बात करते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जस्ट उल्टा होता है। यहाँ सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर, अब यहाँ पर चूंकि सन है, अब यहाँ पर चूंकि हम लोग देखे तो इधर झुका हुआ था इस तरह से, अब ये पहुंच गया इधर। तो यहाँ पर देखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में इधर सन का हीट डायरेक्ट पड़ रहा है, और इधर वाला जो पोर्शन हो गया वो हो गया अंधेरा। तो इधर यहाँ पर तो लाइट पड़ नहीं रहा है। तो इसी को कहा गया, ये कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का रोशनी पड़ती है। किरणें जब इस पे मकर रेखा पे, किरणें जब मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन होता है। छोटी ऋतु वाला जो है वो ग्रीष्म ऋतु होता है। अब आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन अगर यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी हो गया और यहाँ पे पृथ्वी हो गया। तो इस पोजीशन पे जब पृथ्वी आ जाता है और ये अपना रोटेशन अपना कंप्लीट कर रहा है, भी अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो एक ऐसा पोजीशन आता है कि जिसपे कि सूर्य की रोशनी ये दोनों पोजीशन पे, दोनों पोजीशन में क्या हो गया, एक हो गया 21 मार्च और एक हो गया 23 सितंबर। इसमें क्या हो जाता है कि ये दोनों कंडीशन में जो सनलाइट हो गया डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, और डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, इसी कारण इसको कहा गया इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या हो जाता है, यहाँ पे दिन और रात बराबर हो जाता है। तो दिन और रात बराबर हो जाता है इक्विनॉक्स में। और ये कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरा पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है, जिसे कहते हैं इक्विनॉक्स। तो ये हो गया हमारा 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति जस्ट उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसको हम लोग पिक्टोरिकली हम लोग इसको भी हम लोग समझ सकते हैं पिक्स से, कि ये हमारा 21 जून हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं समर सोलिस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर अयनान, यानी उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो इस एरिया में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, काफी गर्मी पड़ता है 21 जून को, और यहाँ पे दिन लंबा होता है, रात छोटा होता है। इसके अलावा उसी समय 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उल्टा होता है, वहां पे वो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वहां पे मौसम ठंडा होता है। ठीक है, ये है 21 जून। उसके बाद में 21 जून से फिर 23 सितंबर क्यों आया? 23 सितंबर क्या आया? तो ये आ गया हमारा स्प्रिंग सीजन, जिसको हम लोग कहते हैं बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु 23 सितंबर को आ गया। और 23 सितंबर को हम लोग क्या बात किए थे? 23 सितंबर को इक्विनॉक्स है, मतलब सूर्य की किरणें जो है सीधे इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, 23 सितंबर को फिर आ गए, आगे बढ़े तो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध अंधेरा में हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध जो देखेंगे इधर सन का लाइट पड़ता है, इसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा हो जाता है, रात छोटा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। उसी को कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस इसको कहते हैं दक्षिण अयनान। ये होता है 22 दिसंबर को।
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 21 मार्च को फिर इक्विनॉक्स यानी सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है और वहां पर हो जाता है शरद ऋतु, बसंत ऋतु। तो इस तरह से हम लोग देखें 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। 21 मार्च यही एग्जाम में आपको पूछेगा, तो ध्यान रखना 21 मार्च एंड 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स में क्या हो जाता है, जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, जिसकी वजह से दिन रात बराबर होता है। दूसरा हो जाता है 21 जून। 21 जून में हम लोग जानते हैं जून में गर्मी पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर गर्मी पड़ता है तो क्योंकि वो सूर्य की तरफ झुका होता है, तो 21 जून में गर्मी पड़ता है और इस समय दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। फिर हम लोग इसको जब ऐसे ही बढ़ेंगे तो 22 दिसंबर आ जाता है, नेक्स्ट डेट अगर देखें, इसमें उल्टा हो जाता है, यहाँ पे दिन छोटा और रात बड़ी हो जाती है, और यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध पे हीट पड़ता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होता है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होता है। तो जैसे अभी जो है, अभी जो सूर्य है 22 दिसंबर आ गया है, तो 22 दिसंबर आ गया है, तो अभी के समय सूर्य का स्थिति क्या होगी, अभी के सूर्य के समय स्थिति ये होगी, यानी हमारे यहाँ अभी ठंडा है और दूसरे प्रदेश में अभी इस पे कड़ी धूप चल रही है। तो ये हो गया, हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोग समझ गए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में कहीं डिस्कस करेंगे। देन थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, टेक केयर।